हेलो क्लास। इससे पहले हमने विसर्ग नली के द्वारा कैथोड किरणों की उत्पत्ति के बारे में पढ़ा था। इसमें एक विसर्ग नली होती है जिसमें प्रारंभ में क्या करते हैं, प्रारंभ में 10,000 वोल्ट की धारा इसमें प्रवाहित करते हैं, तो यहाँ पे कुछ हमें प्रभाव उत्पन्न नहीं होता है, दिखाई देता है। लेकिन बाद में क्या करते हैं, यहाँ पे जो गैस होता है उसके दाब को कम कर देते हैं। इस विसर्ग नली में जो गैस होता है उसके दाब को कितना कर देते हैं, 0.01 मिमी कर देते हैं और 10,000 वोल्ट की धारा फिर से इसमें डालते हैं। जैसे इसमें धारा डालते हैं तो यहाँ पे एनोड की तरफ, यहाँ पे जो एनोड की तरफ जो कांच है उसमें हरी प्रकाश दिखाई देती है। यह प्रकाश जो होती है कैथोड से आती रहती है, इसी कारण इन प्रकाश को या फिर इन किरणों को कैथोड किरणें नाम दिया गया। ठीक है, तो आज हम लोग देखेंगे प्रोटॉन की खोज। तो अब हम लोग देखेंगे प्रोटॉन की खोज। इससे पहले हम लोग ने इलेक्ट्रॉन की खोज के बारे में देखा है, मतलब कैथोड किरणों की खोज के बारे में देखा है ना। अब हम लोग देख रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन में आवेश कितना होता है, द्रव्यमान कितना होता है, या फिर आवेश द्रव्यमान का अनुपात कितना होता है। तो इलेक्ट्रॉन में आवेश द्रव्यमान अनुपात का ज्ञात करना। सर जे थॉमसन ने कैथोड किरणों के पथ पर विद्युत क्षेत्र व चुंबकीय क्षेत्र को एक साथ एक दूसरे के लंबवत लगाकर कैथोड किरण के विचलन व इलेक्ट्रॉन के पथ का अध्ययन किया। थॉमसन ने क्या किया, जैसे कि यहाँ से कैथोड किरणें आ रही है तो ऊपर में विद्युत क्षेत्र उत्पन्न कर दिया और नीचे में चुंबकीय क्षेत्र। जैसे ही यहाँ से कैथोड किरणें गति करने लगी तो यहाँ से वो विचलित होने लगी, क्योंकि विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र दोनों हैं, तो यहाँ से वो विचलन प्रदर्शित करने लगी। इसी विचलन का अध्ययन करते हुए उन्होंने बताया कि कैथोड किरण में, मतलब इलेक्ट्रॉन में, आवेश व द्रव्यमान का रेशियो कितना होता है। तो इलेक्ट्रॉन में आवेश व द्रव्यमान का जो रेशियो होता है 1.76 × 10⁸ कूलाम प्रति ग्राम पाया गया। इलेक्ट्रॉन में आवेश व द्रव्यमान का जो रेशियो होता है, ये है ऊपर वाले E है आपका आवेश और M है आपका मास, द्रव्यमान। तो इलेक्ट्रॉन में आवेश व द्रव्यमान का जो रेशियो होता है 1.76 × 10⁸ कूलाम ग्राम होता है। ठीक है, इतना होता है। इसको आप लोग नोट कीजिएगा अपनी कॉपी में। तो अब यहाँ पे हम लोग ये देखेंगे कि ये तो पता चल गया, जे थॉमसन ने बताया कि इलेक्ट्रॉन में आवेश और द्रव्यमान का जो रेशियो होता है इतना होता है। अब ये अब इसके बाद हम लोग ये देखेंगे कि इलेक्ट्रॉन पर जो इलेक्ट्रॉन होता है उसमें सिर्फ आवेश कितना होता है। कोई एक इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन है तो उसमें कितना आवेश है। इसको जानने के लिए R.A. मुलिकन ने एक प्रयोग किया जिसे ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट कहते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉन में आवेश कितना होता है, एक इलेक्ट्रॉन में कितना आवेश होगा, इसको जानने के लिए R.A. मुलिकन ने एक प्रयोग किया जिसे ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट कहते हैं। उसके बारे में अब हम लोग देखने वाले हैं। ठीक, यहाँ पे हम लोग देखेंगे इलेक्ट्रॉन पर आवेश के निर्धारण के लिए मुलिकन का प्रयोग। ठीक है, तो यह प्रयोग कुछ निम्न तरीके से है, इसको हम लोग देख लेते हैं। ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट, इसमें होता क्या है, इसमें एटमॉइजर की सहायता से तेल का छिड़काव किया जाता है। इस उपकरण में या फिर इस प्रयोग में एटमॉइजर की सहायता से तेल का छिड़काव किया जाता है। इसमें ऊपर तथा नीचे की ओर 2 आवेशित प्लेट लगे होते हैं। ऊपर प्लेट में एक छिद्र होता है जहां से तेल क्या होता है, गुरुत्वीय बल का अनुभव करते हुए नीचे की ओर आता है। ठीक है, ऊपर और नीचे में 2 आवेशित प्लेट लगे होंगे। ऊपर वाले प्लेट में क्या रहेगा, छिद्र रहेगा जिसमें तेल जो है गुरुत्वीय बल का अनुभव करते हुए नीचे की तरफ आएगा। तेल की बूंद का अवलोकन करने के लिए यहाँ पे माइक्रोस्कोप लगा होता है। जैसे ही हम तेल की बूंद पर एक किरण प्रवाहित करते हैं, तेल के आसपास उपस्थित वायु क्या हो जाती है, आवेशित हो जाती है। तेल के आसपास उपस्थित वायु के आवेशित होने के कारण या फिर तेल के आसपास उपस्थित वायु के ऋणावेशित होने के कारण तेल की बूंद भी क्या हो जाती है, ऋणावेशित हो जाती है। तेल की बूंद क्या हो जाती है, ऋणावेशित हो जाती है। यहाँ पे जो मतलब इस ऋणावेशित तेल की बूंद पर
ऊपर की ओर विद्युत क्षेत्र और नीचे की ओर गुरुत्वीय बल कार्य करता है। यहाँ पे तेल की बूंद अब क्या हो गई है, ऋणावेशित हो गई है। किसके कारण, एक्स किरण के कारण। तो इस एक्स मतलब इस ऋणावेशित जो तेल की बूंद है उसमें ऊपर की तरफ कौन सा बल कार्य करेगा, विद्युत क्षेत्र, और नीचे की तरफ गुरुत्वाकर्षण बल कार्य करेगा। तो यहाँ पे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को इस प्रकार संतुलित करते हैं, यहाँ पे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता इस प्रकार संतुलित करते हैं कि या तो तेल की बूंद जो है गति करने लगे या फिर क्या हो जाए, स्थिर हो जाए। ठीक है, यहाँ पे विद्युत क्षेत्र को संतुलित करेंगे, इस प्रकार संतुलित करेंगे कि तेल की बूंद क्या हो जाए, गति करने लगे या फिर क्या हो जाए, यहीं पर स्थिर हो जाए। तो अब क्या करेंगे, इस प्रकार संतुलित करने के बाद हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे जो बूंद है, तेल की बूंद है, उसकी गति का मापन करेंगे। ठीक है, जब इसकी गति का मापन करेंगे तब हमें ये पता लग जाएगा कि इस तेल की बूंद पर कितना, मतलब इस तेल की बूंद पर कितना आवेश है। ठीक है, तो इस प्रकार ये प्रयोग है। इसमें हमने सबसे पहले क्या किया, एटमॉइजर की सहायता से तेल का छिड़काव किया। इस उपकरण में ऊपर तथा नीचे की ओर 2 आवेशित प्लेट लगे होते हैं। ऊपर की प्लेट पर छिद्र होता है जहां से तेल की बूंदों को गुरुत्वीय बल का अनुभव करते हुए डाला जाता है। ठीक, उसके बाद यहाँ पे एक माइक्रोस्कोप लगा होता है जिसकी सहायता से तेल की बूंदों का प्रेक्षण करते हैं या फिर उसका अवलोकन करते हैं। जैसे ही तेल की बूंद गुरुत्वीय बल का अनुभव करते हुए दोनों प्लेटों के बीच में आती है, वहाँ से एक्स किरणों को प्रेषित करते हैं। एक्स किरणों के प्रेषित करने पर देखो, एक्स किरणें क्या होती है, ऋणावेशित होती है, क्योंकि एक्स किरणों में होता क्या है, इलेक्ट्रॉन होता है। तो इस इलेक्ट्रॉन मतलब एक्स किरण के कारण तेल के आसपास जो वायु होती है वो क्या हो जाती है, ऋणावेशित हो जाती है। आसपास की वायु के ऋणावेशित होने के कारण तेल की बूंद भी क्या हो जाएगी, ऋणावेशित हो जाएगी। तो इस ऋणावेशित तेल की बूंद पर ऊपर की तरफ विद्युत क्षेत्र, नीचे की तरफ गुरुत्वीय बल कार्य करता है। ठीक है, इस ऋणावेशित तेल की बूंद पर ऊपर की तरफ विद्युत और नीचे की तरफ गुरुत्वीय बल कार्य करता है। अब क्या करते हैं, अब तेल की बूंद को एक विद्युत क्षेत्र मतलब इस ऋणावेशित तेल की बूंद पर तेल की बूंद को विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को समायोजित करते हैं। इस प्रकार समायोजित करते हैं कि तेल की बूंद या तो गति अवस्था में आ जाए या फिर स्थिर हो जाए। अब यहाँ पर बूंद की गति, उसकी तीव्रता मतलब बूंद की गति का मापन कर हम लोग यहाँ पे एक बूंद पर कितना आवेश है उसका निर्धारण आसानी से कर सकते हैं। तो इस प्रकार मुलिकन ने प्रयोग किया और पाया कि एक इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश होता है, एक इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश होता है वो कितना होता है, -1.6022 × 10⁻⁻19 कूलाम। जो यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन होता है, एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है, -1.6022 × 10⁻⁻19 कूलाम होता है। देखो हमने क्या किया था, यहाँ पे एक्स किरणों को डाला था तो यहाँ पे तेल की बूंद ऋणावेशित हो गई थी, मतलब तेल की बूंद पर क्या आ गया था, इलेक्ट्रॉन आ गया था। तो अब हमें ये पता करना है कि यहाँ पे तेल की बूंद जो ऋणावेशित हो गई है उसमें आवेश कितना है। तो हमने प्रयोग में पाया कि एक तेल की बूंद पर आवेश जो होता है -1.6022 × 10⁻⁻19 कूलाम होता है। तो इस प्रकार हमने जाना कि इलेक्ट्रॉन और क्या है, आवेश व द्रव्यमान, ये है आवेश व द्रव्यमान का जो रेशियो होता है इलेक्ट्रॉन पर। ठीक है, इलेक्ट्रॉन पर आवेश व द्रव्यमान का जो रेशियो होता है कितना होता है, 1.76 × 10⁸ कूलाम प्रति ग्राम। ठीक, एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश व द्रव्यमान का रेशियो इतना होता है। और क्या देखा हमने, एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है, ये तो आवेश व द्रव्यमान का रेशियो है, लेकिन आवेश कितना होता है उस पर, आवेश जो होता है 1.6022 × 10⁻⁻19 कूलाम होता है। ठीक है, इतना पता चल गया आपको, इसको आप लोग अपनी कॉपी में नोट कीजिएगा। अब आगे देखते हैं प्रोटॉन की।
जब ये पता चला, देखो इलेक्ट्रॉन की खोज या फिर कैथोड किरणें की खोज किस प्रकार हुई थी। विसर्ग नली में हमने क्या किया था, दाब को कम किया था और 10,000 वोल्ट की धारा डाली थी, है ना, ऐसा किया था ना, इससे पहले हमने पढ़ा है उसको, है ना। तो इसके बाद वहाँ से हमें ये पता चला कि जो गैस के परमाणु होते हैं उसमें ऋणावेशित कण होते हैं, मतलब इलेक्ट्रॉन होता है। तो गोल्डस्टीन ने ये सोचा कि गैस के परमाणु में ऋणावेशित इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो उसी प्रकार धनावेशित कुछ कण भी हो सकते हैं, ऐसा उन्होंने कल्पना किया। उसके बाद उन्होंने एक प्रयोग किया, वो प्रयोग कुछ निम्न तरीके से है, उसको चलिए देखते हैं। देखो, विसर्ग नली में गैस के परमाणु में ऋणावेशित इलेक्ट्रॉन के उत्पन्न होने से ही यह आभास हो जाता है कि परमाणु में निश्चित रूप से कुछ धनावेशित कण भी उपस्थित होंगे। ये यहाँ पे कैथोड किरणें के बारे में बताया जा रहा है। कैथोड किरणें में हमने क्या किया था, देखो कैथोड विसर्जन जो नली होती है, विसर्ग जो नली होती है, उसमें एक्चुअल में गैस भरा होता है। कौन सी गैस, ये तो आप मतलब ये तो कोई सा भी गैस हम लोग ले सकते हैं, लेकिन हाइड्रोजन गैस या फिर कोई सा भी गैस विसर्ग नली के अंदर भरा हुआ रहता है। उसके बाद ऊपर से क्या करते हैं, निर्वात नली से गैस का दाब को कम करते हैं। कितना रखे थे 0.1 मिमी और 10,000 वोल्ट की धारा उसमें डाले थे, तो वहाँ पे कैथोड किरणों की उत्पत्ति हुई थी। तो यहाँ पे ये बताया गया कि वहाँ पे गैस के परमाणु में ऋणावेशित कण होते हैं, उसी प्रकार उसमें धनावेशित कण भी हो सकते हैं। ये सोचा गोल्डस्टीन ने और यहाँ पे एक प्रयोग किया। 1836 में गोल्डस्टीन ने विसर्ग नली के प्रयोग में छिद्रित कैथोड का उपयोग करके साबित किया कि निम्न दाब पर जब इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज उत्पन्न किया जाता है, मतलब विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है, तो नए प्रकार की प्रकाशित किरणें मिलती है जो कैथोड के छिद्रों से होकर कैथोड के विपरीत दिशा की ओर गतिशील थी। इन किरणों को, जो कि धनावेशित कणों से मिलकर बनी होती है, धनात्मक किरणें या एनोड किरणें या कैनाल किरणें कहा गया। इस प्रयोग को हम लोग देखते हैं एक बार। तो अब देखते हैं एनोड किरणें अथवा कैनाल किरणें की उत्पत्ति किस प्रकार हुई। इसमें गोल्डस्टीन ने क्या किया, एक विसर्ग नली लिया, उसमें छिद्रित कैथोड का उपयोग किया। विसर्ग नली लिया, उसमें छिद्रित कैथोड का उपयोग किया और निम्न दाब पर फिर से उच्च वोल्ट की धारा इसमें प्रवाहित की। गोल्डस्टीन ने एक विसर्ग नली लिया और उसमें छिद्रित कैथोड का भी उपयोग किया और इस नली में निम्न दाब पर उच्च वोल्ट की धारा प्रवाहित की। जैसे ही धारा प्रवाहित करते हैं तो यहाँ पे कुछ कण ऐसे होते हैं जो छिद्रित कैथोड के विपरीत दिशा की ओर गतिशील थी। ये किरणें जो थी धनात्मक कणों से मिलकर बनी थी। एनोड किरणें जो थी छिद्रित कैथोड के विपरीत दिशा की ओर गतिशील थी और यह किरणें धनात्मक कणों से मिलकर बनी थी। इस कारण इन्हें एनोड किरणें या फिर कैनाल किरणें कहा गया। ठीक, अब आगे देखते हैं एनोड किरणों के गुण के बारे में। देखो, एनोड किरणों को विद्युत या फिर चुंबकीय क्षेत्र में गुजारने पर ये क्या करती है, विक्षेप उत्पन्न करती है। जैसे ही एनोड किरणों, जैसे कि हम लोग यहाँ पे विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न कर दे रहे हैं, है ना, और यहाँ से क्या करेंगे, एनोड किरणों को गुजारेंगे। जैसे ही एनोड किरणें यहाँ से गति करेगी, मैं यहाँ पे एक चित्र के द्वारा बताना चाहूँगी। जैसे कि यहाँ पे हमने विद्युत क्षेत्र और नीचे की तरफ चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न कर दिया है। जैसे ही एनोड किरणें यहाँ से गति करेगी तो क्या हो जाएगा, जैसे ही एनोड किरणें यहाँ से गति करेगी तो यहाँ से क्या हो जाएगी, वो विचलित हो जाएगी। ये सीधी रेखा में ना हो करके क्या हो जाएगी, इधर उधर विचलित होने लगेगी। इस कारण ये बोला गया है कि एनोड किरणें जो होती है विद्युत व चुंबकीय क्षेत्र में विक्षेप उत्पन्न करती है। ठीक, और चौथा गुण है, एनोड किरणें जो होती है पत्ती को, मतलब धातु की जो पत्ती होती है उसको भेदने की क्षमता रखती है। मतलब जैसे ही एनोड किरणों को हम लोग गुजारते हैं, अगर उसके सामने में कोई धातु की पत्ती या फिर प्लेट रखते हैं तो वो क्या करती है, उसको
भेद देती है, मतलब उसको छिद्र कर देती है। जैसे कि यहाँ पे धातु की पत्ती रखे हैं और यहाँ से एनोड किरणों को गुजार रहे हैं, तो ये क्या करेगी, इसमें होल बना लेगी। ठीक है, तो इस प्रकार एनोड किरणें के गुण के बारे में हमने देखा। एनोड किरणें सीधी रेखा में गमन करती है। एनोड किरणें क्या होती है, कड़ी प्रकृति की होती है। एनोड किरणें विद्युत व चुंबकीय क्षेत्र में गुजारने पर क्या करती है, विक्षेप उत्पन्न करती है। मतलब विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र बनाए हैं और उसमें एनोड किरणों को गुजार रहे हैं, तो वो क्या करेगी, विचलन प्रदर्शित करेगी। विचलन समझ रहे हैं ना? ठीक, और क्या है ये, हाँ ये वाला रहने दीजिए। एनोड किरणें जो होती है पतली धातु की पत्ती को क्या करती है, होल बना देती है, मतलब छेद कर देती है। और हाँ बस ये इतना ठीक है। अब आगे देखते हैं न्यूट्रॉन। अब यहाँ पे देखेंगे हम लोग न्यूट्रॉन की खोज किस प्रकार हुई। सन 1932 में कृत्रिम त्वरणांतरण के अध्ययन के दौरान, देखो चैडविक ने 1932 में एक प्रकार की कण की खोज की। चैडविक ने देखा कि जब बेरिलियम तथा अन्य हल्के तत्व के पतले पत्थर में द्रुत गति से गतिशील अल्फा कण की बौछार की जाती है तो बेरिलियम कार्बन परमाणु में परिवर्तित हो जाता है तथा एक उदासीन कण प्राप्त होता है जिसका द्रव्यमान प्रोटॉन के द्रव्यमान के लगभग क्या होता है, समान होता है। चैडविक ने 1932 में एक प्रयोग किया और उन्होंने पाया कि जब बेरिलियम पर अल्फा कण, जब बेरिलियम पर या फिर किसी भी हल्की पत्ती पर अल्फा कण की बौछार की जाती है तो यहाँ पे क्या होता है, बेरिलियम जो होता है किस में परिवर्तित होता है, कार्बन में परिवर्तित हो जाता है। जब बेरिलियम की पत्ती पर अल्फा कणों की बौछार की जाती है तो यहाँ पे जो बेरिलियम होता है वो कार्बन में परिवर्तित हो जाता है और यहाँ पे एक कण की प्राप्ति होती है। ठीक है, यहाँ पे एक कण की प्राप्ति होती है जिसे क्या नाम दिया, न्यूट्रॉन नाम दिया गया। चैडविक ने 1932 में अपना एक प्रयोग किया। उन्होंने देखा जब बेरिलियम या फिर किसी भी हल्के तत्व की पत्ती पर अल्फा कणों की बौछार की जाती है तो जो हल्के तत्व या फिर जो बेरिलियम होता है कार्बन में परिवर्तित हो जाता है और वहाँ पे एक कण की प्राप्ति होती है। यह कण कौन सा है, हमारा न्यूट्रॉन। ये क्या है, न्यूट्रॉन। अच्छा, अब इस न्यूट्रॉन का नाम न्यूट्रॉन क्यों पड़ा, क्योंकि इसमें कोई ये क्या होता है, न्यूट्रल होता है, उदासीन होता है। इसका मतलब इसमें कोई सा भी आवेश प्लस चार्ज माइनस चार्ज नहीं होता है, इसी कारण इसका नाम क्या पड़ा, न्यूट्रॉन पड़ा। अब देखते हैं न्यूट्रॉन के गुण। यहाँ पे हम लोग देखेंगे न्यूट्रॉन के गुण। तो न्यूट्रॉन के गुण क्या होता है, न्यूट्रॉन उदासीन प्रकृति का होता है, इसमें कोई सा भी चार्ज नहीं होता है। न्यूट्रॉन का संकेत ये है, इसको मतलब 1 0 n से प्रदर्शित किया जाता है। इसका भार 1 है और जो क्रमांक है वो कितना है, 0, ऐसा मतलब इससे प्रदर्शित किया जाता है। उसके बाद न्यूट्रॉन चुंबकीय तथा विद्युत क्षेत्र में अपने पथ से विचलित नहीं होता। जैसे कि हम लोग क्या कर रहे थे, जैसे कि हमने यहाँ पे विद्युत क्षेत्र और यहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र डाला था और यहाँ पे एनोड किरणों को गुजार रहे थे तो वो क्या हो रहा था, वो विचलन प्रदर्शित कर रहा था। उसी प्रकार यहाँ पे हमने क्या किया, यहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र और यहाँ पे विद्युत क्षेत्र उत्पन्न कर दिया और यहाँ से जब न्यूट्रॉन को गुजारा गया तो क्या हुआ, ये सीधी रेखा में गमन करने लगी, ये विचलन प्रदर्शित नहीं कर रही थी। तो इसी कारण यहाँ पे ये बोला गया है कि न्यूट्रॉन चुंबकीय और विद्युत क्षेत्र में अपने पथ से विचलित नहीं होती है, वो सीधी रेखा में गमन करती है। लेकिन कैथोड किरणें, एनोड किरणें क्या करती है, विचलन प्रदर्शित करती हैं। और न्यूट्रॉन की जो भेदन क्षमता होती है, इनकी भेदन क्षमता उदासीन होने के कारण बहुत अधिक होती है। इनकी भेदन क्षमता क्या होती है, अधिक होती है। न्यूट्रॉन की त्रिज्या जो होती है 10⁻⁻13 सेंटीमीटर होता है और न्यूट्रॉन का द्रव्यमान जो होता है 1.6750 × 10⁻⁻27 किलोग्राम होता है। इसको आप लोग याद कीजिएगा। उदासीन प्रकृति की होती है, विद्युत क्षेत्र चुंबकीय क्षेत्र में विचलन प्रदर्शित नहीं करती है, इसका संकेत निम्न है और इनकी भेदन क्षमता क्या होती है, अधिक होती है। इनकी त्रिज्या क्या होती है, 10⁻⁻30 सेंटीमीटर होती है। ठीक है, अब देखते हैं कैथोड किरणें व एनोड किरणों का उद्गम।
जब विसर्ग नली पर उच्च वोल्ट की धारा निम्न दाब पर प्रवाहित करते हैं तो कैथोड किरणें मतलब इलेक्ट्रॉन की उत्पत्ति होती है ना, इतना पता है। उसके बाद क्या होता है, विसर्ग नली पर जो गैस के अणु होते हैं उस पर इलेक्ट्रॉन क्या करता है, इलेक्ट्रॉन आक्रमण करता है। विसर्ग नली पर जो गैस के अणु होते हैं उस पर इलेक्ट्रॉन जब आक्रमण करता है तब वहाँ पे धनावेशित आयन बनते हैं। गैस के अणु पर कौन आक्रमण करता है, इलेक्ट्रॉन। जब इलेक्ट्रॉन आक्रमण करेगा तब यहाँ पे क्या बनेगा, धनावेशित आयन बनेगा। और कैथोड से एनोड की ओर ये धनावेशित आयन गति करते हैं, ठीक है। इन आयन को हम लोग क्या कहते हैं, एनोड किरणें, या फिर क्या इन आयन को क्या कहेंगे हम लोग, एनोड किरणें कहेंगे। हमने यहाँ पे देखा गैस के अणु पर इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, आक्रमण करते हैं, तो वहाँ पे धनावेशित आयन बनते हैं। लेकिन ये आयन कैथोड से एनोड की ओर जाते हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि एनोड किरणें कैथोड से बनी होगी, एनोड किरणें ऋणावेशित होगी। यहाँ पे एनोड किरणें जो होती हैं, एनोड किरणें की उत्पत्ति देखो, एनोड किरणें एनोड से उत्सर्जित नहीं होती है, एनोड किरणें एनोड से उत्सर्जित नहीं होती है, बल्कि एनोड व कैथोड के बीच अंतराल में उत्पन्न होती है, ठीक है। एनोड किरणें एनोड से उत्पन्न नहीं होती है, बल्कि एनोड व कैथोड के बीच के अंतराल में उत्पन्न होती है। एक बार फिर से देखते हैं, जब विसर्ग नली पर निम्न दाब पर उच्च वोल्ट की धारा लगाते हैं तब वहाँ पे कैथोड किरणें या फिर इलेक्ट्रॉन उत्पन्न होते हैं। और जब इलेक्ट्रॉन विसर्ग नली में उपस्थित गैस के परमाणुओं पर आक्रमण करते हैं तो वहाँ पे धनावेशित आयन बनते हैं। धनावेशित आयन कैथोड से एनोड की ओर जाते हुए दिखते हैं, परंतु यहाँ पे धनावेशित आयन होते हैं जो एनोड होते हैं वो कैथोड से एनोड की ओर तो जाते हुए दिखते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो कैथोड से बनते होंगे, ना ही वो एनोड से बनते हैं, ना ही वो कैथोड से बनते हैं, बल्कि वो एनोड व कैथोड के बीच अंतराल में उत्पन्न होते हैं, ठीक। इतना समझ में आ गया। तो कैथोड व एनोड की किरणों का उद्गम होता है किस प्रकार होता है, ये समझ में आ गया।